हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 2 जुलाई 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम क्वाड। क्वाड शुड अंडरस्टैंड दैट इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इट्स पीपल अगेंस्ट टेरर से जयशंकर। तो अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर हैं वो हैं यूएसए में, बिकॉज यूएसए में ऑर्गेनाइज हो रही है क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर लेवल समिट। ठीक है, तो इसी में आप जितने भी क्वाड कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं और एक एजेंडा डिस्कस करने की कोशिश हो रही है ना, एक एजेंडा डिसाइड करने की कोशिश हो रही है ना, कि जो आने वाले टाइम पे हेड ऑफ स्टेट लेवल की मीटिंग होगी, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिलेंगे। तो उस मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए, तो इसी एजेंडा को डिसाइड करने के लिए ये क्वाड कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इकट्ठा हुए। तो इसी क्वाड समिट के दौरान, फॉरेन मिनिस्टर लेवल समिट के दौरान जो हमारे कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, इंडिया हैज़ every right to defend its people against terrorism and partners of Quad grouping should appreciate that External Affairs Minister S. Jaishankar said in Washington DC, where he participated in the Quad Foreign Ministers level meeting on Tuesday. A word about terrorism in the light of our recent experience, the world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, as India has every right to defend its people against terrorism and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है इंडिया का एजेंडा, है ना, फॉर पाकिस्तान फॉर टेररिज्म, है ना। अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही थी, है ना, हमारे यहाँ पहलगाम पे अटैक हुआ, हमें पता चला पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है ये, हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया ओवर पाकिस्तान। उसके बाद यूएसए की इसमें एंट्री होती है और यूएसए क्लेम करने लगता है, यूएसए नहीं, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करने लगते हैं कि जो सीज फायर हुआ है ना, इसके पीछे मैं रीजन हूँ, मैंने इंडिया को ट्रेड को लेके ब्लैकमेल किया, है ना, कि अगर आप इस ऑपरेशन को नहीं रोकोगे तो हम आपके साथ ट्रेड बैन कर देंगे या सैंक्शन लगा देंगे या टैरिफ बढ़ा देंगे। दैट इज वाई इंडिया वाज एग्री टू डू सीज फायर, है ना, जिसको इंडिया ने सिरे से नकार दिया था। इसके बाद यूएसए का जो शिफ्ट है वो दोबारा से अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी प्रो पाकिस्तान वो होने लगा है ना। कैसे पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया जाता है एंड डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ लंच करते हैं, है ना। तो इसी को ध्यान में रख के एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो हमने जो कुछ भी किया, हमने किसके अगेंस्ट किया, हमने किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं किया है, हमने टेररिज्म के अगेंस्ट किया है। ठीक है, और जितने भी क्वाड कंट्री हैं उनको इसे एप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हर किस कंट्री को अपने आप को सेल्फ डिपेंड करने का राइट होता है और हमने ऑपरेशन सिंदूर में उसी राइट को एक्सरसाइज किया है और आने वाले समय में भी टेररिज्म को लेके हम अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखेंगे और अपने इस राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो क्लियर कट कर दिया है हमने क्वाड कंट्रीज के सामने, खास करके यूएसए के सामने, है ना, जो अब शिफ्ट कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, है ना, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, इसके अलावा क्वाड को लेके जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा क्वाड चाहते हैं जो मोर फोकस्ड हो। मिस्टर जयशंकर सेड ए मोर फोकस्ड क्वाड विल हेल्प डिलीवर बेटर। मोर फोकस्ड, है ना, मतलब क्वाड को जिस पर्पज के लिए बनाया गया था, है ना, और क्वाड को बनाने का पर्पज क्या था कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड कंटेन चाइना। ये इनडायरेक्टली, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है क्वाड के किसी मैंडेट में, है ना, बट यही दो पर्पज थे कि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री एंड ओपन नेविगेशन को प्रमोट करना, इसके अलावा चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको कंटेन करना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें जो क्वाड है उसको मोर फोकस्ड बनाना पड़ेगा एंड
क्या करना पड़ेगा, हमें प्रमोट करना पड़ेगा नेविगेशन। कैसा नेविगेशन? फ्री एंड फेयर, है ना, एंड ओपन नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक एंड टू कंटेन चाइना। ठीक है, इसके अलावा एस जयशंकर ने बहुत सारे सजेशन दिए कि क्वाड को कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए। इन्होंने बोला कि, है ना, कि हम वर्किंग ग्रुप्स बना सकते हैं, ढेर सारे वर्किंग ग्रुप डिफरेंट एजेंडाज पे बना सकते हैं। ये वर्किंग ग्रुप थ्रू आउट द ईयर काम करेंगे, है ना, और इनकी जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस किया जाएगा हेड ऑफ स्टेट लेवल की मीटिंग में। ठीक है, क्वाड क्या है? क्वाड और मतलब क्या है इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव, किसने बनाया था ये क्वाड? ठीक है, क्वाड, जब कभी हम क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड एक निकनेम है एक्चुअली, है ना। इसे क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड क्यों बोला जाने लगा इसे, है ना? देखो, क्वाड बेसिकली 4 कंट्रीज का ग्रुप है। एक तो इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। जब इन चारों कंट्री की जो लोकेशन है उसको एक स्ट्रेट लाइन से मैच किया जाता है तो क्वाड जैसा फॉर्म होता है ना। दैट इज वाई द ग्रुप इज नॉन एज क्वाड, है ना। बाकी इसका जो पूरा नाम है वो है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का जो आइडिया है ना, ईयर 2007 में आया था और ये दिया था जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने, जिनको लास्ट ईयर असैसिनेट कर दिया गया था। तो इन्होंने बोला कि ऐसे कंट्री जो चाइना जिनके लिए एक क्या है, थ्रेट है, मेजर थ्रेट है, उन कंट्रीज को साथ में आना चाहिए, है ना, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। 2007 में ये बात कही थी, है ना। उस समय जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए में, बराक ओबामा, उन्होंने है ना इसको थोड़ा इग्नोर कर दिया कि अभी रहने देते हैं। इंडिया ने भी कहा कि अगर ये ग्रुप बन जाएगा, है ना, 2007 में, है ना, मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि अगर ये ग्रुप बन जाएगा तो चाइना के साथ हमारी जो, है ना, एनिमिटी है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ओपन हो जाएगी। चाइना फिर हमें भी थ्रेट की तरह देखने लगेगा, तो अभी इस ग्रुप को ड्रॉप कर देते हैं। सेम ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि बेकार में ग्रुप बना के चाइना को क्यों गुस्सा दिलाना है, तो इसको रहने देते हैं, तो ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया। फाइनली 2017 में जब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप होते हैं और इंडिया में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो शिंजो आबे दोबारा से इस आइडिया को पिच करते हैं एंड फाइनली 2017 में ये जो क्वाड है एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो इसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव सबको पता है, टू कंटेन चाइनीज इन्फ्लुएंस। ठीक है, बट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल मैंडेट है क्वाड का, वो क्या कहता है, प्रमोटिंग ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, एनहांसिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटरिंग चैलेंजेस पोज्ड बाय चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। ठीक है, मेंबर कौन कौन से हैं हम जान ही चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन जून एट 4 month लो ऑफ 1.85 लाख करोड़। तो एकदम से जो गवर्नमेंट है ना, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनमें एक पैनिक सा क्रिएट हुआ, है ना, बिकॉज जो जीएसटी कलेक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन है, इसने जून के मंथ में रिकॉर्ड किया कलेक्शन जो कि पिछले 4 महीने में सबसे कम है। ठीक है, अब जब कभी भी जीएसटी कलेक्शन कम होता है ना, तो इसका सीधा सा रीजन क्या है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि सामानों पे लगने वाला टैक्स है और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है। अब जब टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका एक पहला रीजन तो ये हो सकता है कि लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, इवेजन कर रहे हैं, जो कि जीएसटी में थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो गया है। ठीक है, मतलब टैक्स इवेजन होता है बट कम लेवल पे, है ना, 10 की जगह, है ना, 10 में से 1 रुपये का टैक्स चोरी हो जाएगा, बट 10 का 10 चोरी नहीं हो जाएगा, है ना, तो टैक्स इवेजन तो होता है ना। बट अगर इसके इकोनॉमिक जो है मायने हैं वो निकाले जाएं, तो जीएसटी अगर
कम आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन कम आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, लोग परचेज कम कर रहे हैं। ठीक है, परचेज कम क्यों कर रहे हैं? परचेज कम करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, लोग सेविंग कर रहे हैं, ज़्यादा सेविंग बढ़ गई है। ठीक है, या फिर लोगों की इनकम कम हो गई है, या फिर लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, और ये तीनों ही सिचुएशन, सेविंग को अगर छोड़ दें, हद से ज़्यादा सेविंग भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। सब पैसे सेव ही करने लगेंगे, है ना, तो देश की जो इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है, वो काम कैसे करती है? डिमांड सप्लाई के रूल पे काम करती है। तो जब सब सारे लोग सेविंग करने लगेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, और डिमांड खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सप्लाई भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करके क्या करेंगे, है ना। और जब सप्लाई खत्म हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों को काम से निकाला जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, है ना। तो सेविंग सरकार चाहती है कि लोग पैसे सेव करें, है ना, बट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी, है ना, तो लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इनकम कम है तो ये भी सरकार के लिए बहुत है ना सरदर्द की बात हो जाती है, क्योंकि अगर इनकम कम होगी, है ना, तो सरकार को क्या देनी पड़ेंगी? सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, बहुत सारे अलावेंस देने पड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो देश में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पूरे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डीरेल हो सकती है। तो जैसे ही जीएसटी कलेक्शन कम होता है ना, तो सरकार एकदम है ना अटेंटिव मोड में आ जाती है कि हुआ क्या एकदम से, है ना। तो बाद में जब इनके रीजन्स को डिस्कस किया गया कि व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, तो पता चला कि कुछ नहीं है ना। अभी पिछले 2-3 महीनों में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली दुनिया में, इंडिया में, जिसकी वजह से लोगों ने पैसा खर्च करना कम कर दिया, है ना। जैसे क्या हुआ लास्ट मंथ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब जब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तो लोगों ने कहा कि नौकरी जाने वाली है, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? पैसे को सेव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ कि जब पैसों की सेविंग होनी शुरू हो गई तो लोगों ने परचेज करना कम कर दिया। जब परचेज कम कर दिया, है ना, सर्विसेज लेना कम कर दिया, तो जीएसटी कलेक्शन भी क्या हो गया? कम हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था? जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, है ना, क्या चल रहा है दुनिया में? इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, है ना, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारे लोग जो इजराइल जाने वाले थे, ईरान जाने वाले थे काम करने के लिए, वो नहीं जा पाए। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि लोगों को डर लगने लगा कि कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो लोगों ने क्या कर दिया? अगेन सेविंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए तो ज़्यादा लोग अपना ज़्यादातर खर्चा किधर करने लगे, है ना, फ्यूल, आपके फ्यूल की तरफ करने लगे, जो पेट्रोलियम है, डीजल वगैरह है ना। तो ये कुछ रीजन थे जियोपॉलिटिकल इनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से जीएसटी जून के मंथ में लो हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि इससे है ना, बोला गया कि इससे चिंतित होने की कोई बात नहीं, वरीड होने की कोई बात नहीं है ना, नॉर्मल है ना। जब ऐसी सिचुएशन आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज आती हैं, है ना, तो लोग डिमांड करना कम कर देते हैं, परचेज करना कम कर देते हैं, और इसका रिजल्ट किस पे पड़ता है? टैक्स कलेक्शन पे पड़ता है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि देखो, अगर जून 2024 के कंपैरिजन में देखें, पिछले साल के कंपैरिजन में देते हैं, है ना, देखें तो तब तो अगर ये कंपैरिजन करके देखें तो कम नहीं हुआ है जीएसटी कलेक्शन, यानी कि जून 2024 के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही है। इसका मतलब क्या? ये 4 महीने में ये जो कम हुआ है ना, जून के मंथ में, है ना, ये जून 2025 में जो कम हुआ है पिछले 4 महीनों के कंपैरिजन में, है ना, ये क्या है? टेम्पोररी है ना, पैनिक की वजह से, है ना, कोविड की भी फैल गई थी अफवाह बीच में कि दिल्ली में, इंडिया में कोविड फैल रहा है, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज की वजह से ये जीएसटी कलेक्शन लो हो गया। इससे चिंतित होने की कोई बात नहीं है एज पर द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि सामानों पर और सर्विसेज पर लगाया जाने वाला टैक्स है। ठीक है, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, इन विच ईयर 2017।
ठीक है, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, किसको रिप्लेस करता है ये टैक्स? है ना, बहुत सारे टैक्सेस को, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को और रिप्लेस करता है। ठीक है, एक्साइज टैक्स को, एक्साइज ड्यूटी को, बैट को, सर्विसेज टैक्स को, इन सबको हटा के, है ना, एकमात्र एक टैक्स लेके आया जाता है, जीएसटी। ठीक है, अगर बात करें इसके फीचर्स की, है ना, तो वन नेशन वन टैक्स को प्रमोट करता है, यानी कि पहले जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर लगते थे, अब उन टैक्सेस को खत्म करके क्या बना दिया गया? सिंगल जीएसटी बना दिया गया। ठीक है, इसके अलावा डुअल स्ट्रक्चर, स्टेट लेवल पे एसजीएसटी होता है और सेंट्रल लेवल पे सीजीएसटी होता है ना, दो बार नहीं वसूला जाता है, वसूला एक ही बार जाता है, कलेक्ट एक ही बार किया जाता है, बट स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल के चीज़ों पर स्टेट जीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, और सेंट्रल लेवल पे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ों पर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। इसके अलावा आईजीएसटी भी होता है, ये किसके लिए होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये किसके लिए होता है? इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है उस पर लगता है। ठीक है, अगर बात करें इसके अदर फीचर्स की, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, जहां पर इसको परचेज किया जाएगा वहीं पर ये लगता है। ठीक है, 4 तरह की टैक्स रेट मिलते हैं बेसिकली इसमें, 0%, 5%, 12%, 18%। ये 28% एक अलग टैक्स स्लैब बनाया गया और ये लग्जरियस आइटम्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगर बात करें जीएसटी में डिसीजन कैसे होता है, कौन सी 0% के अंदर जाएगी, कौन सी 5% के अंदर जाएगी, तो ये डिसाइड करती है जीएसटी काउंसिल, और यही पूरे जीएसटी को चलाती है। अगर जीएसटी काउंसिल की बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A के अंडर बनाया जाता है। इसका हेड कौन होता है? फिनांस मिनिस्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MOS भी होते हैं, रेवेन्यू और फिनांस के, है ना। इसके अलावा हर स्टेट से का या तो फिनांस मिनिस्टर या कोई अदर मिनिस्टर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है जिसको नॉमिनेट करे, सारे फैसले किससे लिए जाएंगे? आपके मेजॉरिटी बेसिस पे लिए जाएंगे। तो ये आपकी जीएसटी है। चलिए नेक्स्ट, ए ट्रायंगुलर डायनामिक इन साउथ एशिया पावर पॉलिटिक्स, है ना। एक ट्रायंगुलर डायनामिक की बात की जा रही है पूरे साउथ एशिया में आज। ठीक है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, यूएसए जो कुछ टाइम पहले लग रहा था कि प्रो इंडिया है, एकदम से इन्होंने 360 डिग्री शिफ्ट किया, है ना, और ये प्रो पाकिस्तान होने लगे। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, है ना, जैसे इन्होंने पाकिस्तान को जो पहले फाइटर जेट दिए थे F-16, तो उस F-16 की जो फ्लीट है उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने लोन अवेलेबल कराया। ठीक है, इसके अलावा IMF से इनके लिए एक रिलीफ पैकेज रिलीज करने की भी रिक्वेस्ट उन्होंने की। ठीक है, वेयरएज, है ना, इंडिया को लेके थोड़ा हार्श रवैया दिखाया यूएसए ने कि हम टैरिफ लगा देंगे, है ना, हमारे साथ ट्रेड डील करो। और वो ट्रेड डील किसके फेवर में होनी चाहिए? अमेरिका के फेवर में होनी चाहिए। आपके फेवर में हो तो हो, बट अमेरिका के फेवर में होनी चाहिए। तो एकदम से ये जो 360 शिफ्ट हुआ है यूएसए का पाकिस्तान में, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के रहते यूएसए में। डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह की फॉरेन पॉलिसी की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा रही थी, है ना। आप जब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहे थे तो इंडिया में जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका क्या चल रहा था? डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक इंटेंस कैंपेन चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएं। हमारे यहाँ तो मंदिर भी बनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, पूजा वगैरह, हवन वगैरह हुए थे बहुत सारे, है ना। बट डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को एकदम से शॉक कर दिया, है ना। ये जो रिलेशंस हैं, है ना, इस ट्रायंगल के, यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान के, अब दोबारा से वही 1960s, 70s, 80s के दौर में जाते हुए दिख रहे हैं, जब यूएसए प्रो पाकिस्तान हुआ करता था और एंटी इंडिया हुआ करता था। ठीक है, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि यूएसए प्रो पाकिस्तान होने लगा। एकदम से ऐसे क्या हुआ कि
इंडिया यूएसए को थोड़ा सा इरेलीवेंट लगने लगा। तो बहुत सारे रीजन है। तो पहले बात करते हैं इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि पाकिस्तान इतना रेलिवेंट क्यों लगने लगा। ठीक है, तो इसके लिए ना थोड़ा हम मैप की तरफ चलते हैं। ये साउथ एशिया का मैप है, ये साउथ एशिया का मैप है और ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, यूएस के बहुत सारे बेसिस है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, है ना। आप नीचे जाओगे यहाँ डियागो ग्रासिया में मिलेगा, है ना। इसके अलावा सऊदी अरबिया में मिलेगा, सॉरी सऊदी अरबिया में मिलेंगे बेसिस, आपके कतर में मिलेंगे। ठीक है, बट अब ये जो सऊदी अरबिया के बेसिस हैं, कतर के बेसिस हैं, ये वेस्ट एशिया में है। इनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ वेस्ट एशिया के लिए ही है। ठीक है, अब अमेरिका को जरूरत है एक ऐसी जगह की जो पूरे एशिया को कंट्रोल करे, है ना। तो अगर इस लोकेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे प्राइम लेवल पे आता है इंडिया, देख रहे हो, है ना। अगर यहाँ पे कोई एज इफ ऐसे लगता है कि अगर यहाँ पे कोई थ्रोन लगा के बैठा है तो पूरा का पूरा इंडियन ओशन देख रहा है। ठीक है, इसके अलावा पूरा ईस्ट एशिया देख रहा है, पूरा वेस्ट एशिया देख रहा है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ एशिया भी देख रहा है, जिसे हम सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं, चाइना वगैरह। मतलब अगर इंडिया अगर किसी को मिल जाए, है ना, यूएसए जैसे कंट्री को, तो उसे फिर एशिया में किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना। बट जब हम यूएसए के साथ, है ना, इंगेज करते हैं तो हमारा उनके साथ सीधा रहता है ना, कि हम फ्रेंड रहेंगे। फ्रेंड्स तो हैं बट अलाय नहीं है। अलाई में, फ्रेंड और अलाई में क्या अंतर होता है? फ्रेंड मतलब, है ना, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप दोनों कंट्री मेंटेन करते हैं। अलाई में एक क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन होती है कि आप पे किसी ने अटैक कर दिया तो हम भी उस पर अटैक कर देंगे, है ना। आप पे कोई अटैक करेगा तो हम उस पर अटैक कर देंगे। तो इस तरह की, है ना, पार्टनरशिप चलती है अलाइज के बीच में, है ना, कि हम आपके यहाँ पे एयरबेस बना देंगे। तो इंडिया इस तरह की लेवरेज नहीं देता यूएसए को। अगर इंडिया जिस दिन इस तरह की लेवरेज यूएसए को दे देगा, उस दिन यूएसए के लिए पाकिस्तान बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएगा, है ना। इस तरह की लेवरेज पाकिस्तान इंडिया से मिल नहीं रही है यूएसए को। अब ऐसे में उसे एक कंट्री दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूएसए ने ट्राई नहीं किया है, यूएसए ने बांग्लादेश में भी ट्राई किया है। बांग्लादेश में रिजीम चेंज करवाया, एक पपेट गवर्नमेंट बिठाई, बट वहां से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं इनको, है ना। उन्होंने सोचा था कि इंडिया दे नहीं रहा है, पाकिस्तान हमारे किसी काम का नहीं है ना, भिखारी कंट्री है, बैगर कंट्री है ना, तो बांग्लादेश में देखते हैं। तो बांग्लादेश में अभी तक इनका कोई सेटलमेंट हो नहीं पाया है और इन्हें एक बेस चाहिए इस लोकेशन पर, इस वाली लोकेशन पे, बहुत ही ईगरली, बहुत ही इमीडिएटली, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस हो रही हैं, है ना, ईरान में टर्मोइल हो रहा है, अफगानिस्तान में टर्मोइल हो रहा है, म्यांमार में टर्मोइल हो रहा है, और जिस तरह से चाइनीज इन्फ्लुएंस फैल रहा है पूरे एशिया, साउथ एशिया में। ठीक है, तो इन्हें दोबारा बैक टू द पवेलियन जाना पड़ा पाकिस्तान के पास, है ना, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसी जगह है जो ऐसी जियो लोकेशन एंजॉय करता है ना, जहाँ से पूरे एशिया को कंट्रोल किया जा सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। इसके साथ ही क्या था, ईरान में टेंशन चल रही थी, है ना, तो अमेरिका को लगा कि, है ना, शायद इनके बेसिस हमारे किसी काम आ जाए, है ना। दैट इज़ वाई ईरान की यूएसए ने पुश किया टुवार्ड्स पाकिस्तान। अफगानिस्तान को भी, है ना, छोड़ चुका है यूएसए, है ना। तो ऐसे में इन्हें इस एरिया में जगह, एक ज़मीन की ज़रूरत है, एक जगह की ज़रूरत है ना, टू पार्क देयर, है ना, फाइटर जेट्स, है ना, एक एयरबेस की ज़रूरत है। तो इसलिए जो यूएसए है, पाकिस्तान है, वो क्लोज आ रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि यूएसए को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। पहला रीज़न तो ये हो गया, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दूसरा, यूएसए को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि इंडिया और चाइना दोनों कितना भी कॉपरेशन बढ़ा लें, फ्रेंड नहीं हो सकते, है ना। और यूएसए का जो मेन थ्रेट है अभी चाइना है। तो यूएसए इंडिया की तरफ से लेके अश्योर है कि अब ये तो चाइना की तरफ नहीं जाने वाला है। अब ऐसे में एक कंट्री, है ना, जो प्रो यूएसए हुआ करता था किसी टाइम पे, प्रो चाइना होते जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि अगर ये प्रो चाइना हो गया, है ना, तो हम तो एक लोकेशन खो देंगे। अगर मान लो इंडिया हमारा अलाई भी हो जाए, है ना, तो तब भी चाइना यहाँ पे, चाइना की प्रेजेंस रहेगी, है ना। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लूज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई, है ना, उन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये डिसीजन लिया है।
ठीक है। थर्ड, ट्रंप के अपने कुछ पर्सनल रीजन भी हैं, ट्रंप प्रमोट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को, और पाकिस्तान एकमात्र ऐसा कंट्री है ना जहां आप कुछ भी बेच दो, ठीक है। यहाँ की आर्मी परचेज करेगी और यहाँ की आर्मी है ना नेशनलिज्म के नाम पे, पैट्रियोटिज्म के नाम पे पूरे देश को बेच देगी, ठीक है। तो पाकिस्तान में है ना एक कंप्लीट डफर पैकेज नज़र आता है यूएसए को, और हमेशा कन्वीनियंट रहा है, इनकी कोई सोवरेनिटी नहीं है ना। ये एक इन्फीरियर जो प्लेस है उसको भी इंजॉय कर लेते हैं ये लोग, है ना, कि हम आपके है ना, आप हमारे बिग ब्रदर बन के रहो, अंकल सैम बन के रहो, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता। दैट इज़ वाई है ना प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिटवीन है ना यूएसए एंड इंडिया, और क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान। बट ऐसा नहीं है कि ये यूएसए और पाकिस्तान दोनों के लिए बिन बिन सिचुएशन होने वाली है। पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट टाइम तो अब आने वाला है ना, क्योंकि यूएसए के साथ क्लोजनेस मतलब चाइना के साथ दुश्मनी। अब पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इनको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस आउट करना पड़ेगा बिटवीन यूएसए एंड चाइना, ठीक है। जो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में पॉसिबल होगा। स्टेटमेंट है ना, अभी हमने सुना था जब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो यूएसए के विजिट से लौट के आए थे, तो उन्होंने क्या बोला था है ना कि हम यूएसए के साथ खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग विद यूएसए, है ना, एंड हम उम्मा के साथ बैठे हैं। उम्मा क्या होता है, जो मुस्लिम कंट्रीज का ग्रुप है ना, वी आर सिटिंग विद उम्मा, है ना, एंड हम चाइना के साथ सोते हैं, है ना, वी स्लीप विद चाइना। काफ़ी मजाक भी बनाता है इनका इस चीज़ को लेके, है ना। बट इस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई है, बट है ना बहुत ज़्यादा दिनों तक यूएस और चाइना के बीच में कम से कम ये पॉलिसी नहीं चलनी पड़ेगी। तो है ना इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान एज वेल फॉर यूएसए। यूएसए को क्या करेगा, ये ब्लैकमेल करेगा। अब पाकिस्तान के पास बस एक ही बेनिफिट है, ये चाइना को भी ब्लैकमेल करेंगे, ये यूएसए को भी ब्लैकमेल करेंगे और बहुत सारा पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो यही इस आर्टिकल में कहने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ के इस आर्टिकल के राइटर है, ठीक है। इनका नाम है विनय क्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आईएनएस तमाल, द लास्ट ऑफ फॉरेन बिल्ट नेवी शिप्स कमीशनड, ठीक है। हम लोगों ने इस पे पहले भी आर्टिकल आया था, तब हमने कवर किया था आईएनएस तमाल, द लास्ट ऑफ फॉरेन बिल्ट नेवी शिप कमीशन, ठीक है। तो अब इंडियन नेवी का द मोस्ट प्रोमिनेंट, द मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस तमाल, इसको 1 जुलाई 2025 को कमीशन कर लिया गया इनटू इंडियन नेवी। अब ये जो कमीशनिंग सेरेमनी है ना, ये इंडिया में नहीं हुई है ना, ये हुई है रशिया में। रशिया में कहां पे, यांतर शिपयार्ड, यांतर शिपयार्ड जो कि कालिनग्राड में है ना, क्योंकि ये सिर्फ वहीं पे बनाया जा रहा था। द इंडियन नेवी ऑन ट्यूसडे कमीशनड आईएनएस तमाल एफ 61, इसका कोड नाम है 71, ए मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एट यांतर शिपयार्ड इन कालिनग्राड रशिया, ठीक है। ये जो आईएनएस तमाल है अपने आप में बहुत स्पेशल है, अपने आप में हिस्टोरिक होने वाला है। ये हिस्टोरिक क्यों होने वाला है ना, जब कभी भी हिस्ट्री में ये पूछा जाएगा कि अब विच शिप वॉज द लास्ट फॉरेन परचेज शिप बाय इंडिया, है ना, इंडिया ने कौन सा जो शिप है ना सबसे बाद में, या सबसे बाद में यानी कि सबसे लास्ट में परचेज किया गया इंडिया के द्वारा, है ना, शिप कौन सा है, तो हमेशा आंसर होगा आईएनएस तमाल, ठीक है। क्योंकि अब इंडियन नेवी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब हम जो स्टेल्थ फ्रिगेट है वो अब हम फॉरेन से परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने आप में लास्ट होने वाला है, अपने आप में हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने अब इतनी कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि वो अपने लिए स्टेल्थ फ्रिगेट खुद भी बना सकता है। इवन हम लोगों ने, है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाया है, ठीक है। तो नेवी में जिस तरह से हमारे यहाँ हम इंडियनाइजेशन को अपनाते जा रहे हैं विच इज़ कमेंडेबल, ठीक है। तो जब आईएएस तमाल को कमीशन किया जा रहा था तो है ना बात हो रही थी किसकी, इंडो रशिया मैरी टाइम पार्टनरशिप, दोनों ही कंट्री के लिए बहुत
इमोशनल मूवमेंट था, है ना। तो डिस्कस कर रहे हैं दोनों कंट्री कि किस तरह से इंडिया और रशिया के बीच में एक मैरी टाइम पार्टनरशिप बाय द टाइम एस्टेब्लिश हुई एंड देन बिल्डअप हुई, एंड कैसे इंडिया जो सारे नेवल इक्विपमेंट पहले इंपोर्ट करता था, है ना, और क्या कर रहा है अब इंडियनाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है ना। एंड क्या कर दिया है, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है इंडियन नेवी के ऊपर कि अब आप बाहर से परचेज नहीं करोगे। इंडियन नेवी ने खुद के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अब बाहर से नहीं परचेज करेंगे फ्रिगेट, आप फ्रिगेट बनाएंगे खुद। तो अपने आप में ये हिस्टोरिक है, ठीक है। तमाल इज द लास्ट फॉरेन बिल्ट मेजर वारशिप टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी इन लाइन विद गवर्नमेंट एम्फेसाइज ऑन इंडियनाइजेशन अंडर द आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। द शिप इज 8 इन द सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट 1135.6 P 1135.6, ठीक है। कितने सिप बनवाए थे हम प्रोजेक्ट के, इस प्रोजेक्ट के तहत हमने 8 सिप बनवाए थे। 7 पहले ही डिक्लेयर हमें डिलीवर हो चुके हैं और ये 8 था, ये अपने आप में क्या था, लास्ट था, ठीक है। अगर बात करें INS तमाल की तो अपने आप में, है ना, बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट शिप है ये, है ना, बिकॉज इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी एंड स्पीड। डिजाइन टू ब्लू वाटर ऑपरेशन, तमाल इज कैपेबल अक्रॉस all dimensions of naval warfare, air, surface, subsurface and electronic. It is equipped with dual role BrahMos supersonic cruise missile among other weapon. Dual role मतलब क्या है ना, एयर के लिए भी, सॉरी सरफेस के लिए भी और वाटर के लिए भी। तो ये INS तमाल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। इंडियन नेवी इंडक्टेड सेकेंड इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट इन द रिकॉर्ड टाइम, ठीक है। तो जो सेकेंड न्यूज है वो भी इंडियन नेवी से ही है, और इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में ना कल इंडक्ट किया है एक और शिप। INS तमाल रशिया में कमीशन हो रहा था, है ना, वेयर एज INS उदयगिरी, दिस इज INS उदयगिरी, इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया। क्या है ये, एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है, जिसको मझगांव डाक लिमिटेड या फिर आपकी गार्डनरीज शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कोलकाता में है ना, ये मिलके बना रही है। अब इस शिप को डेवलप किया गया है प्रोजेक्ट 70A के तहत, ठीक है। इसी सीरीज में INS उदयगिरी क्या है, एक सेकेंड शिप है। दूसरा, showcasing the country's growing military manufacturing capabilities and enhancing its naval power, INS Udayagiri, the second ship of Project 17A stealth frigate, was delivered to the Indian Navy on Tuesday, according to Defence Minister statement. The project is successor of शिवालिक क्लास फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17, है ना, जो प्रोजेक्ट 17 के अंदर शिवालिक क्लास के फ्रिगेट जो बनाए गए थे, जो आज भी इंडियन नेवी में काम कर रहे हैं, है ना, उसी का सक्सेसर है ये प्रोजेक्ट, है ना, जिसको शुरू किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत, ठीक है। दैट आर नाउ इन सर्विस। उदयगिरी द सेकेंड अमंग द 7 प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। कितने बनने हैं इसके अंदर, 7 बनने हैं, 2 डिलीवर हो चुके हैं, 5 बचे हुए हैं, ठीक है। और कौन कौन मिलके बना रहा है, 2 है ना, डाक लिमिटेड मिलके इनको बना रही है। पहली मझगांव डाक लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL इन मुंबई, एंड सेकेंड वन इज गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता, ठीक है। मल्टी मिशन फ्रिगेट आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन ब्लू वाटर environment, referring to the open ocean, dealing with both conventional and non-conventional threat in the area of India's maritime interest, the ministry said, adding that the remaining 5 ships will be delivered progressively by एंड ऑफ 2026, यानी कि प्रोजेक्ट 17A को कब कर दिया जाएगा, कब तक कंक्लूड कर दिया जाएगा, बाय द एंड ऑफ 2026। अगर बात करें INS उदयगिरी की वेपन की, है ना, तो इसका सबसे बड़ा वेपन इसकी स्टेल्थ क्वालिटी है ना। तो प्रोजेक्ट 17 P17 और P17A एक ही क्लास के हैं ये लगभग, है ना, बट
अंतर क्या है एडवांसमेंट का? जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे हैं जो फ्रिगेट, वो क्या है, मोर स्टेल्थ हैं इन द कंपैरिजन ऑफ, है ना, फ्रिगेट बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है ना, बहुत सारी चीज़ें इन पे माउंट की जा रही हैं। वेपन सूट कंप्राइज ए सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मोस्ट प्रोबेबली द मिसाइल विल बी ब्रह्मोस, ए medium range surface to air missile system, a 76 mm gun and a combination of 3 mm and 12.7 mm rapid fire क्लोज इन वेपन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। तो अपने आप में बहुत एडवांस है और ये दिखाता है ना कि हमने INS तमाल को परचेज करने के बाद रशिया से, है ना, हमने क्यों ये डिसाइड किया कि अब हम फॉरेन कंट्रीज से जो फ्रिगेट्स हैं वो नहीं खरीदेंगे, बिकॉज फ्रिगेट के फील्ड में इंडिया, है ना, बाई फार निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, तो हमें बहुत ज़्यादा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है बाहर से। ठीक है, INS उदयगिरी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 3 जुलाई के द हिंदू के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।